नमस्कार मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। सिविलाइजेशन स्टोरीज की इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हम बात कर रहे हैं सभ्यता की कहानियों की और क्रांति की कहानियों के बारे में। रिवॉल्यूशन स्टोरीज, विश्व भर में क्रांतियां कहाँ कहाँ हुई, कब को हुई, उनके विश्व में और अन्य देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़े, हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं। हम बात कर चुके हैं इससे पहले क्यूबा की क्रांति के बारे में, अमेरिका की क्रांति के बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आदि आदि, रूस में क्या हुआ था। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान की क्रांति के बारे में। ईरान, जिसे कि कभी पर्सिया कहा जाता था, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का केंद्र था। ईरान की इस्लामिक क्रांति, जिसके बाद कभी जो ईरान और अमेरिका दोस्त हुआ करते थे, हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पहलवी वंश का ईरान से निष्कासन हो गया। अमेरिका ने वहां पर सत्ता में अपनी दखल के लिए श्वेत क्रांति का नाटक रचा और कहा कि ये लड़ाई इस्लाम के खिलाफ सेकुलरिज्म की। शिया मुस्लिम और अरब आज एक दूसरे के खिलाफ है, तो वो किस वजह से? इस क्रांति के बीच में एक ऐसी हस्ती है जिसे कभी ब्रिटिश एजेंट और भारतीय मुल्ला तक कहा गया। वजह ये थी कि उसके जो दादा थे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के थे, जो ईरान में जाकर के वहीं पर रहने लगे। सिविलाइजेशन स्टोरीज में आज हम बात करेंगे ईरानी क्रांति की। ईरान, जिसे कि कभी फारस भी कहा जाता था, पर्सिया कहा जाता था। साल 1936 की बात है, जब ईरान में पहलवी वंश के रेजा शाह का शासन था। रेजा शाह 1925 से 1941 तक पहलवी राजवंश के संस्थापक और ईरान के शाह रहे। थोड़ा प्रगतिशील विचारों के थे, तो उन्हें महिलाओं का हिजाब और बुर्का पहनना पसंद नहीं था। उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया हिजाब और बुर्का को एक इस्लामी राष्ट्र। रूढ़िवादी समाज में महिलाओं की आज़ादी के मायने में ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम था। ईरान के इन सभी घटनाक्रमों और इस क्रांति का सीधा संबंध वर्तमान में पश्चिमी और इस्लामी सभ्यताओं के बीच में चल रहे संघर्ष से भी है। इसे क्रांति से मध्य पूर्व और जो अरब जगत है उसके कई जिहादी आंदोलनों का भी ताल्लुक है। अगर आप देखेंगे तो अधिकांश इस्लामी राज्यों पर राजतंत्रों, यानी जो मोनार्की जिसको हम कहते हैं, उसका शासन हुआ करता था। यानी जहां पर शासन और सत्ता वंशानुगत हस्तांतरित होती है। कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, जैसे कि यूएई कहते हैं, ऐसे देश हैं, ये इसके उदाहरण। लेकिन ईरान जैसे कुछ इस्लामी राज्य इस्लामी गणराज्य है, यानी कि वो देश जिसका लीडर निर्वाचित है, वो गणतंत्र है। धर्मनिरपेक्ष गणराज्यों के विपरीत, जहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं होता, इस्लामी गणराज्य जैसे देश इस्लामी कानूनों का पालन करते हैं। इस्लामी गणराज्यों के उदाहरण हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और मोरिटानिया जैसे देश। ईरान की राजधानी तेहरान और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के बीच अगर आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो ये सफ़र करीब 14 घंटों का है। फिर भी इन दोनों देशों के बीच यारी दोस्ती और फिर संघर्ष कैसे शुरू हो गया? ईरानी क्रांति के मूल में है दूसरा विश्व युद्ध, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के दोस्त बन करके घूमने लगे। विश्व युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट, यानी जो अरब जगत है, उसमें कच्चे तेल के भंडार का रहस्य खुला था। एंग्लो फारसी ऑयल नाम की एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसने ईरान में मिले तेल को निकालने का जिम्मा उठाया। साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। तब तक ईरान में लोकतंत्र और राजतंत्र की अदला बदली का सिलसिला भी चल रहा था। साल 1952 आया। अब बारी थी इन तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की, जिससे ब्रिटेन ईरान से नाराज हो गया था। चक्कर ये था कि ब्रिटेन का कहना था कि इस तेल पर उनका अधिकार है, क्योंकि उनकी कंपनी इसे निकालती है। यही वो साल था जब ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ने मोहम्मद मोसद्दिक को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और यहाँ से ब्रिटेन के लिए सब कुछ बदल गया। ये कोल्ड वॉर का भी दौर था, जब अमेरिका और सोवियत एक दूसरे से टकराव में शामिल थे। वहाँ पर ब्रिटेन ने अमेरिका को ये कह करके उसको डराया कि अगर ईरान सोवियत के पाले में चला जाता है, खिसक जाता है, तो दिक्कत आ जाएगी, और इसलिए ये दोनों अमेरिका और ब्रिटेन साथ में आ गए। अमेरिका यहाँ पर सक्रिय हो गया और CIA ने, जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने मोहम्मद शाह पहलवी के जरिए मोसद्दिक का तख्ता पलट कर दिया। यहाँ से ईरान की सत्ता शाह के हाथों में चली गई। मोसद्दिक की छवि एक सेकुलर और राष्ट्रवादी नेता की थी, जिसने सत्ता में आते ही देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसने ब्रिटेन से संबंध तोड़ दिए थे। यही वजह उसकी नाराजगी की भी थी, ब्रिटेन की नाराजगी की। यही था, इसके एक साल के अंदर अंदर अमेरिका की मदद से ब्रिटेन ने ईरान में उस प्रधानमंत्री मोसद्दिक का ही तख्ता पलट कर दिया, जो उनके और तेल के बीच में आ रहा था। अब ईरान का लीडर बन गया मोहम्मद रजा शाह पहलवी। ईरान के लोग ये सब देख करके नाराज हो गए थे कि जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने चुना था, अमेरिका ने उसे हटा करके वहां अपना आदमी बिठा दिया।
ईरान के लोग रजा पहलवी को अमेरिका की कठपुतली से ज़्यादा कुछ भी नहीं मानते थे। ये मैंने आपको क्यूबा की क्रांति में भी बताया था, आप इस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर, कि बतिस्ता को किस तरह से अमेरिका ने क्यूबा की सत्ता में प्लांट कर दिया था अपने हित साधने के लिए। 26 साल तक शाह ने सत्ता संभाली ईरान में और अमेरिका के लिए सोवियत के बीच दीवार बन करके बैठा रहा। जब शाह ने ईरान को पश्चिमीकरण के रास्ते ले जाने का मन बना लिया था, तब नाम सामने आता है अयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी का, जो एक इस्लामिक नेता थे। उनका पहलवी से विरोध बिल्कुल स्पष्ट था। सत्ता संभालने के बाद शाह पहलवी श्वेत क्रांति के जरिए पश्चिमी देशों की सभ्यता के आधार पर ईरान में सुधार करना चाहता, जिसका लोगों ने वहां पर विरोध भी शुरू कर दिया। खोमेनी इस विरोध के लीडर थे, इसके नायक खोमेनी ही थे। नतीजा ये हुआ कि 1964 में शाह ने खोमेनी को ही देश से निकाल दिया। अमेरिका और पहलवी के इस गठजोड़ को खोमेनी ने शैतानों की पार्टी नाम दिया था। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो शिया उलेमाओं का ही ईरानी समाज पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन धीरे धीरे करके जब वहाँ पर ईरान में रूस का, ब्रिटेन का और बाद में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तो इनका दबदबा कम होता चला गया। बाद में जब पहलवी ने पश्चिमी सभ्यता को ईरान पर थोपना शुरू किया और आधुनिक और शहरी जो ईरान था यहाँ पर, उसने सांस्कृतिक शून्यता के कारण लोग फिर अपनी मजहबी उलमाओं की ओर रुख करने लगे। जब पहलवी ने एक बार फिर बुर्का और हिजाब पर बैन लगा दिया तो लोग इससे सख्त नाराज हो गए। लोगों ने महिलाओं का घर से निकलने उनको इजाज़त देनी ही बंद कर दी। थोड़ी बहुत उसने इस वजह से सख्ताई में थोड़ा ढील भी की, लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा नाराज। बुर्का पहन रही उनकी महिलाएं कह रहा है कि मुझे बुर्का पसंद नहीं। रूढ़िवादी इस्लाम के अनुयायी मानने लगे थे कि अमेरिका के कहने पर पहलवी ने ईरान की जो शिया परंपरा है उनको कमजोर कर दिया है। यानी आप याद कीजिए कि फिर से एक राष्ट्र की संस्कृति पर हमला, जैसा कि चीन ने महसूस किया था शर्मिंदगी के दौर में। खोमेनी ने जनता के इसी आक्रोश का फायदा उठाया और इस्लामिक क्रांति की घोषणा कर डाली। 1973 आते आते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आ गई। ईरान की अर्थव्यवस्था और शाह पहलवी की जो श्वेत क्रांति के ख्वाब थे वो चरमरा गए। जो इस्लाम के धार्मिक नेता थे, उन मौलवियों ने इस श्वेत क्रांति को इस्लाम पर हमला घोषित कर दिया। वो सभी खोमेनी के कहने पर चल रहे थे। 1977 की बात है, वहां से बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार और शाह पहलवी की कठोरता की वजह से ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। खोमेनी शाह की अमेरिका से नजदीकी और इस्लाम की अनदेखी के आरोप उस पर लगा रहा था। उसने लोगों को इसी आधार पर उकसाने का काम भी किया। जब अराजकता बढ़ने लगी तो शाह ने ईरान में मार्शल लॉ लगा दिया और लोगों के एकजुट होने पर भी पाबंदियां लगा दी। इस फैसले से लोग और ज़्यादा भड़क गए। लोग बड़ी संख्या में राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में सड़कों पर उतर गए। इस जनाक्रोश के बीच साल 1978 के जनवरी माह में प्रदर्शनकारियों पर शाह की पुलिस ने गोली चला दी। कई लोग मारे गए। इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए। फिर पुलिस ने गोलियां चलाई, फिर से लोग मारे गए और फिर एक दिन आया शुक्रवार 8 सितंबर का। तेहरान के जले स्क्वायर में प्रदर्शन चल रहा था और शाह की खुफिया पुलिस ने मोर्चा खोल दिया। यहाँ आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने इसे ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया। विदेशी मीडिया ने इस घटना के बारे में लिखा था कि यहाँ पर घायल और मृतकों की संख्या 15,000, लेकिन ईरानी सरकार ने कहा कि मात्र 86 लोग मारे गए। अब जब लोग पूरी तरह से भड़क गए थे और शाह भी समझ गया था कि इस सब के पीछे खोमेनी है, तो उसके कहने पर 1978 में ईरान के सरकारी अखबार में खोमेनी के लिए ईरान सरकार ने भारतीय मुल्ला और ब्रिटिश एजेंट जैसे शब्द इस्तेमाल किए। शाह तो अमेरिका के प्रभाव में था ही, उसने खोमेनी को आशिकाना गजलों में खोया रहने वाला बुड्ढा कह दिया। इस लेख के छपने के बाद ईरान की जनता और ज़्यादा भड़क गई। सोचिए, जिस नेता के कहने पर वो चल रहे हैं उसी का इसी तरह से चरित्र हनन किया जा रहा था। सितंबर 1978 में तेहरान में लाखों लोग इकट्ठा होकर शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जनवरी तक ईरान में गृह युद्ध के हालात बन गए थे। लोग खोमेनी का निर्वासन खत्म करने की मांग कर रहे थे। इस बीच शाह ने खुद को शहंशाह भी घोषित कर दिया। लेकिन जब लोग भड़क गए तो वो परिवार समेत ईरान छोड़ करके पहले मिस्र और फिर अमेरिका भाग गया। उसके जाते ही ईरान में मौलवियों ने पश्चिमी संस्कृति को जो प्रभाव था उसको दबा दिया, उसको फिर से खत्म कर दिया। खोमेनी फ्रांस से जब ईरान में लौटे तो लाखों की भीड़ ने उसका स्वागत किया। इस्लामी नेता 15 साल के निर्वासन के बाद जब 1 फरवरी को ईरान लौटा तो तेहरान की सड़कों पे कहा जाता है कि कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उन्होंने अपनी सरकार बनाने का ऐलान किया। एक जनमत संग्रह करवाया गया जिसको मेमोरेंडम कहते हैं, पब्लिक मेमोरेंडम, वो करवाया और उस दिन ईरान और इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया गया। एक सरकार चुनी गई और नेता चुना गया।
सर्वोच्च नेता देश का। अब प्रधानमंत्री के पद की जगह राष्ट्रपति का पद आ गया। यही वो समय था जब ईरान से अमेरिका का प्रभाव खत्म हो गया। दोनों देश अब कट्टर दुश्मन बन गए। ईरान और अमेरिका ने आपस में राजनयिक संबंध थे वो खत्म कर लिए। फिर आया साल 2002 जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ईरान इराक को एक्सिस ऑफ एविल यानी बुराई की धुरी, बुराई का केंद्र घोषित कर दिया। States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. और अमेरिका ने ईरान की सरकार पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया। Iran is today the world's leading state sponsor of terror. कहा जाता है कि ईरानी क्रांति पश्चिम के प्रभाव वाली राजशाही मोनार्की को उखाड़ फेंकने और एक इस्लामी गणतंत्र की स्थापना का लोकप्रिय आंदोलन, जिसके बदले ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। ईरान की क्रांति रूसी या फिर फ्रांसीसी क्रांति जैसी भी नहीं की जाती है। इसकी वजह ये मानी जाती है कि ईरानी क्रांति में बाकी क्रांतियों को अगर आप देखेंगे इसकी तुलना में, तो इसकी क्रांति में उसकी तरह बौद्धिक चेतना नहीं थी या फिर किसी तरह की वैचारिक विरासत इसमें नहीं थी। ये अन्य की तुलना में अपेक्षाकृत कम हिंसक या मान लीजिए अहिंसक क्रांतिकारी थी, जिसने 2500 वर्षों की फारसी राजशाही का अंत कर दिया था। ईरानी क्रांति में क्रांति के वो तत्व तो शामिल नहीं है जैसे किसी युद्ध में हारना, किसानों का विद्रोह, लेकिन आर्थिक असंतुष्टि और फिर जो पारंपरिक सांस्कृतिक धार्मिक कारण था, उन्होंने लोगों को एकजुट करने की एक वजह जरूर दी। इस क्रांति ने एक पश्चिमी समर्थक सत्ता को पश्चिम विरोधी तंत्र में तब्दील कर दिया था। ईरानी क्रांति ने इस मध्य पूर्वी इलाके में भू राजनीतिक बदलावों को जन्म दिया, जैसे अफगान पर यूएसएसआर सोवियत का कब्जा, सऊदी और ईरान के बीच कोल्ड वॉर इसी क्रांति के आधार पर हुई थी। ऐसे घटनाक्रम बीच में आए हैं, इसमें आप विस्तार से हम कभी भविष्य में बात करेंगे। आज भी इलाके इस बदलाव से प्रभावित हैं। खोमेनी की सत्ता में आते ही उलेमाओं ने शासन में मौजूद जो वामपंथी, राष्ट्रवादी और जो बौद्धिक सहयोग उनके पद से फौरन निकाल दिया और जो कट्टरपंथी रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसको लागू कर दी। क्रांति का नतीजा इस अगर हम देखें तो इस क्रांति के बाद अमेरिका के लिए शाह मोहम्मद रजा पहलवी का निष्कासित होना बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका आदमी था और पब्लिक ने उसको खदेड़ करके वापस अमेरिका भेज दिया। शाह शासन में ये हुआ कि जिन इलाकों में कच्चा तेल था, शाह के रहते अमेरिका को उन्हें सोवियत के प्रभाव से दूर रखने में मदद मिली। इसके अलावा शेष मध्य पूर्व या अरब जगत में हम कहें तो एक इस्लामी शासन की नींव पड़ गई। ईरानी क्रांति ने अरब जगत में जिहादी आंदोलनों को जन्म दिया और उनके प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब आपको ये कोल्ड वॉर, ये सभी राष्ट्रों का कुछ राष्ट्रों का साथ हो जाना, कुछ का टूट जाना, ब्रिटेन अमेरिका का क्या चलता है क्या नहीं, कुछ न कुछ निष्कर्ष पर आप अब पहुंच रहे होंगे। अगर आपको अभी भी इस बारे में कोई संदेह है, आप हमारी इन क्रांति की कहानियों को हमारे यूट्यूब चैनल पर सिविलाइजेशन स्टोरीज या ट्विटर पर #सिविलाइजेशन स्टोरीज के तहत आप ढूंढ सकते हैं और आप इन्हें देख सकते हैं। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।